हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। सैनिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 5 पर आ चुके हैं। पीछे 4 क्लासें हो चुकी हैं, उन्हें अच्छे से देखें। मतलब जो पीछे 4 क्लासें जो हुई हैं उन्हीं में से जो हमने जिन तथ्यों के बारे में पढ़ा है उनसे रिलेटिव ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी परखें। मतलब पीछे 4 प्रैक्टिस सेट में जो हमने पढ़ा है उसी के मतलब एक तरीके से क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आगे प्रैक्टिस सेट में फिर नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब पीछे के 4 प्रैक्टिस सेटों का एक तरीके से रिवीजन है, तो जल्दी से इस क्लास को हम कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन नए भी डाले गए हैं, कुछ मतलब जो 4 प्रैक्टिस सेटों में पढ़े हमने वो भी क्वेश्चन रखेंगे। तो पीछे जिन्होंने 4 क्लासें देखी होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की शुरुआत। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें गलत विकल्प के बारे में चयन करना है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग, सुपर कंप्यूटर का जनक जो है वो कौन है? समरेंद्र कुमार मित्रा, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। तो इसमें हमने पढ़ा है सुपर कंप्यूटर का जनक। सुपर कंप्यूटर का जनक जो है वो सीमोर क्रे को बताया था मैंने। किसे बताया था भैया? सीमोर क्रे। समरेंद्र कुमार मित्रा जो है भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया। अब देखो इन्होंने किया भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर जो वो डिजाइन किया वो समरेंद्र कुमार मित्रा ने किया। लेकिन यहाँ पर जो है ये सुपर कंप्यूटर जो बनाया है, विश्व की बात कर रहे हैं, सीमोर क्रे, ये सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। पीछे क्लास में हमने पढ़ा भी होगा। तो ये 4 क्वेश्चन है। अब देखो नया यहाँ पर पॉइंट देखने को मिला हमें, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक। और सुपर कंप्यूटर का जनक अब पूछा जाएगा विश्व में। इनके द्वारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया और उसका नाम है CDC 6600। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो डिजाइन इनके द्वारा किया गया। और ये पूछा जाता है भाई कंप्यूटर 1964 में। फिर 1980 के दशक में देखो एक क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें जो BSF का जो क्वेश्चन हुआ, BSF का पेपर हुआ SCM का, उसमें जो कंप्यूटर विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो माना गया क्रे 1 माना गया। तो ये भी लिखेंगे। अगर ये ऑप्शन ना होगा तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर ये भी इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है क्रे 1, ये इसके बाद में तैयार किया गया। अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो ये विश्व का पहला ये वाला 1964, ये वाला 1980 के दशक का। तो ये मतलब एक में जो है ऑप्शन ये रखा गया था भाई CDC 6 जो कि SSC ने पूछा है। BSF में जो पूछा है 2022 में उसमें ये ऑप्शन नहीं था, क्रे ऑप्शन था। अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो पहले वाला हमें ध्यान रखना है भाई। फिर भाई यहाँ पर भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के बारे में देखो, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जनक तो पता चल गया विजय भाटकर। भारत में कौन सा भैया? प्रथम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम
8000, परम 8000। ये भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर है और कौन सी पीढ़ी का? 5वीं पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। 5वीं पीढ़ी। इसे लॉन्च किया गया 1991 में। इसे लॉन्च किया गया। वर्ष ध्यान रखना, पूछा गया है पेपर में। किसके द्वारा बनाया गया? CDAC के द्वारा तैयार किया गया। CDAC, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस, इसे बोलेंगे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके द्वारा तैयार किया गया भाई, ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। CDAC के द्वारा इसे बनाया गया भाई। CDAC को बोलते हैं भाई प्रगत संकलन विकास केंद्र। इसके द्वारा ध्यान रखिए तैयार किया गया है। जनक डिजाइन किसने बनाया? P भाटकर। अब देखो ये इस किसके अधीन कार्य करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के अधीन पूछा जाता है। ये CDAC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के अधीन कार्य करता है CDAC। तो इतने पॉइंट हमें इससे सुपर कंप्यूटर से ध्यान रखना। सूचना मंत्रालय, तो ये सारे पॉइंट 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर परम 1911 में लॉन्च किया गया CDAC के द्वारा। इसके अधीन इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है CDAC। यहाँ से हमें इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? आंत्रज्वर, एंथ्रेक्स, एड्स। तो बताएंगे भाई, पिछली क्लास में बताया एड्स। पिछली क्लास में बताया एड्स को किस रोग का कारक है, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किससे होता है? वायरस से। पीछे क्लास में हमने बहुत सारे पढ़े थे, जैसे पढ़ा था रेबीज किससे होता है? वायरस से। खसरा, हर्पीस पढ़ा था हमने, गलसोद भी पढ़ा था, डेंगू भी पढ़ा था, चेचक पढ़ा था। एक हमें ध्यान रखना है यहां पर, चेचक के साथ चिकन पॉक्स भी किससे होता है? वायरस से। अब देखो ये पूछा जाता है, ये हमारा एड्स का जो विषाणु है किस कोशिका को नष्ट करता है? ये पूछा जाता है पेपर में। एड्स का जो वायरस है किस कोशिका को नष्ट करता है? T कोशिका। जिससे पूछा जाता है कौन सी कोशिका? लिम्फोसाइट कोशिका को ये क्या करता है? नष्ट करता है। कोशिका पूछा जाता है एड्स का विषाणु किस कोशिका को नष्ट करता है? तो लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। तो इसके बारे में और भी, अब एड्स के लिए, एड्स के जो विषाणु की मतलब एड्स रोग की जांच के लिए, विषाणु के लिए, इसके लिए जो टेस्ट होता है भैया परीक्षण, इसके लिए परीक्षण ध्यान रखना एलिसा टेस्ट। कौन सा परीक्षण होता है इसके लिए? एलिसा टेस्ट से हमें पता चलता है। एलिसा टेस्ट, तो ये ध्यान रखना एलिसा टेस्ट होता है। इसमें कौन सी कोशिका नष्ट होती है इस विषाणु के द्वारा? लिम्फोसाइट। तो ये ध्यान रखना, बाकी जो दे रखे हैं वो बैक्टीरिया से
होने वाले या जीवाणु से होने वाले रोग हैं। बाकी जो है इसमें आंत्र ज्वर जिसे टाइफाइड बोला जाता है, एंथ्रेक्स पशुओं में होता है, प्लेग ये सब किससे बैक्टीरिया वाले हैं। आगे आएंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सांख्यिकी दिवस 29 जून को पीसी प्रसाद चंद्र महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया था। पीसी महालनोबिस के बारे में हमने पूछा था, पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। प्रसाद महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। 1949 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रथम प्रयास राष्ट्रीय आय समिति द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। अब देखो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता या भारतीय योजना का वास्तुकार भी कहा जाता, पूछा जाता, और इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता। भारतीय योजना का वास्तुकार या निर्माता या भारतीय सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। इनकी जयंती 19 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाई जाती। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और 1951 से 1956 तक थी, और इसका उद्देश्य जो था वो कृषि का विकास था। पहली योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि का विकास था, लेकिन पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो आधारित थी हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें भारी उद्योगों पर बल, जिसमें स्टील प्लांट भी स्थापित किए गए तुम्हारे। तो 1956 से 61 वाली जो द्वितीय थी, ना कि प्रथम थी भी। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई भाई। पीसी महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, तो ये सही है। यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो है भैया ये वाला सी वाला आंसर, डी वाला आंसर होगा। तो एक तरीके से रिवीजन हमें पीछे प्रैक्टिस सेट है उनका अच्छे से हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है जो भारत के स्वतंत्र पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है। ये सब मुल्क राज के उपन्यास हैं। इसमें देखो नए हमें मिल गए, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स मिल गए हमें, द विलेज, दो तो पढ़ लिए थे हम, कुली, अनटचेबल। तो स्वतंत्र पूर्व युग की जाति की क्रूरता को बताता है वो अनटचेबल है। कौन सा? अनटचेबल। तो 4 के बाद क्वेश्चन आगे देखेंगे 5। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अनीता देसाई द्वारा नहीं लिखी गई है? क्लियर लाइट ऑफ डे, डायमंड डस्ट, फास्टिंग फीस्टिंग, बाय बाय ब्लैकवर्ड। अनीता देसाई, देखो इसमें हल्ला ब्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, ये संपत चावला युवा की जीवनी पर आधारित है। ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि किसके द्वारा लिखी गई? किरण देसाई के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। तो इसका बी आंसर होगा। पीछे के क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना में खाद्य निगम अधिनियम 1900 अधिनियम कौन सा? 64 के तहत खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों खरीद, भंडारण, परिवहन, इसके प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये पता भी चल गया। खाद्यान्न पदार्थों की, अन्य खाद्य पदार्थों खरीद, भंडारण, स्थानांतरण, परिवहन, वितरण और बिक्री के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। 64 का तो एक्ट था, लेकिन हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में कौन से में? 65 में की गई। किस में? 65 में। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तुमसे भी ध्यान रखेंगे। गलत कथन का चयन करें। जंग लगने के लिए जल या जलवाष्प और ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। उपस्थिति आवश्यक है। जंग FeO2 और फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया तटीय क्षेत्रों में तेज होती है। लोहे में जंग लगना कैसा भौतिक परिवर्तन है? कह रहा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि कैसा? केमिकल चेंज है। कैसा? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जब जंग लगती है तो पूछा जाता है वजन उसका बढ़ जाता है, और लोहे से जंग से बचाने के ग्रीस अथवा पेंट भी करते हैं हम। तो यहाँ पर ये भी गलत है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो एक स्टेटमेंट और गलत है तुम्हारी, गलत है लेकिन गलत नहीं है, मैंने गलत नहीं थी, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। ये है Fe2O3 है, इसमें सही कर लेंगे। ये गलत। अब देखो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर टाइपिंग, तो इसमें डी वाला आंसर है। Fe2O3
और ये जंग का मिश्रण है। किसका मिश्रण है ये, और इसमें डी वाला आंसर होगा, 7 का डी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। इंसुलिन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन करने वाला अंग अग्न्याशय है। इंसुलिन शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं। इंसुलिन की खोज 19 फ्रेडरिक वेंटिंग ने की थी। तो कौन सा गलत है? अब देखो इसमें जो दे रखे हैं हमारे, वो देखो मानव शरीर में इंसुलिन अग्न्याशय करता है। इंसुलिन शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है, जी हाँ करता है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्राव करती हैं, जी हाँ। इंसुलिन की खोज 1921 में फ्रेडरिक वेंटिंग ने की थी, सही है भाई। तो यहां पर लिखेंगे सभी सही हैं, सभी सत्य हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी होगा। तो ये ऑल द करेक्ट है, तो सभी सत्य हैं, इसमें कोई सा गलत नहीं है भाई। आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को समाप्त किया गया? समाप्त किया गया। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं भाई। तो ये 2020 का कौन सा भैया? 2020 में ये अधिनियम। अब देखो यहां पर 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। कौन सा आर्टिकल है? 102/2018 संवैधानिक दर्जा। सौवा संविधान संशोधन, 100वां जो है मतलब 100 में की अगर बात करें हम, देखो 100वां संविधान संशोधन 2015, इसमें जो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ पारस्परिक भूमि का स्थानांतरण किया गया और इसी अधिनियम के तहत भारत और बांग्लादेश की सीमा निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता ये है भैया, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण, भारत और बांग्लादेश के बीच। कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण पूछूंगा मैं आगे की क्लासों में, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। क्षेत्रों का पारस्परिक एक दूसरे को हस्तांतरण किया गया और इससे 3 कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? असम, त्रिपुरा और मिजोरम। पूछा भी आएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि बॉर्डर जो लगे हुए। 103वां संविधान संशोधन, ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। सामान्य श्रेणी से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। सामान्य श्रेणी के, ईडब्ल्यूएस बोलते हैं इसे, 10% आरक्षण। श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण। लोगों के लिए कितने परसेंट का? 10% का आरक्षण के लिए आरक्षण। अब ये हमने पढ़ लिए, हमने 100 से पढ़ लिए, 100, 102, 103, 4। अब 101वां मुझे ध्यान आ गया, 101वां जो है किसी भूलवश मैंने वो 2018 बता दिया, तो अपने नोट्स में करेक्शन कर लेंगे। मतलब पिछली क्लास में जो मानवीय भूल हो ही जाती है, 30-40 पॉइंट मुझे बताने पड़ते हैं कभी कभी, मतलब मिस्टेक हो भी जाती है, तो कमेंट कर दिया करें और ये जिससे हम सुधार सकें, तो नोट्स में अपना करेक्शन कर लेंगे। वो था जीएसटी वाला था, मैंने 2018 बता दिया था क्योंकि मुझे पता था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में मैंने बता दी। 101वां
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2016 का, 17 में तो ये लागू हुआ था जीएसटी। तो ये जीएसटी से संबंधित था, माल एवं वस्तु कर, माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 2016 में जीएसटी से संबंधित था। तो ये हम अपने नोट्स में करेक्शन कर लेंगे भाई, वहाँ पर किसी कारणवश से 2018 बता दिया था मैंने, मतलब लिख दिया था, तो वहाँ पर ये अपने नोट्स में क्या कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। तो इस भूल के लिए सॉरी करेंगे भाई। 30-40 पॉइंट बताने होते, एक आध पॉइंट मिनट हुआ, हम क्लास को देखते हैं मतलब वीडियो को, कहाँ पर हमारी एक आध गलती हो भी जाती है तो हम उसमें सुधार कर लेंगे। तो 101 बार संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जीएसटी से संबंधित है, उसे सही कर लेंगे। तो हमने 100 से लेकर 104 तक कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही सारे इंपोर्टेंट करते चलेंगे। आएंगे भैया अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? म्यांमार, चिनलॉन कैनबॉल, भूटान तीरंदाजी, अफगानिस्तान बुजकशी, मालदीव का फुटबॉल, अर्जेंटीना का सेपक तकरव। ये पूछा गया है पेपर में। अर्जेंटीना वाला ये सेपक तकरव वाला गलत है। देखो यहाँ पर अर्जेंटीना का जो है वो है पाटो, सेपक तबर किसका है? मलेशिया का देखने को मिलेगा, मलेशिया। अब जैसे कुछ देशों के याद करेंगे हम, जैसे टर्की, इंग्लिश में से टर्की बोलते हैं, तो टर्की का है तेल कुश्ती। बाकी पड़ोसी देशों के हमने सारे पढ़ लिए तेल कुश्ती। जापान का ध्यान रखेंगे, सूमो रेसलिंग या सूमो कुश्ती। स्पेन का बुल फाइटिंग या सांड युद्ध, स्पेन का बुल फाइटिंग, जिसे सांड युद्ध भी कहा था, बुल फाइटिंग कहाँ कहा था बताएंगे भैया, स्पेन का। कनाडा का पूछेंगे तो बता देंगे भैया, आइस बर्फ हॉकी, बर्फ और आइस हॉकी। रूस का अगर पूछा जाएगा तुमसे तो रूस का वेंडी। यूएसए का तुम्हें बताइए बेसबॉल। फिर रूस का हो गया, फिर न्यूजीलैंड का रग्बी फुटबॉल बताएंगे भाई, रग्बी फुटबॉल। अगर तुमसे पूछा जाएगा वाटर पोलो कहाँ का, तो हंगरी का। स्कॉटलैंड का गोल्फ, स्कॉटलैंड का गोल्फ। तो ये ध्यान रखना, मैं आगे क्लासों में पूछूंगा, ये आगे क्लासों में पूछूंगा भैया, तो ये इतने ध्यान रखने हैं। आगे आएंगे भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नवंबर माह के दिवस हमने कंप्लीट कर लिए, एक आध बच भी जाएगा वो यहाँ पर देख लेंगे आज। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, तो ये हमने नया देखा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किसकी स्मृति में मनाया था, पूछा जाता है। मैरी क्यूरी, किसकी स्मृति में? मैरी क्यूरी, ये पूछा गया है पेपर में भाई, मैरी क्यूरी की स्मृति में। विश्व शौचालय दिवस की 16 को मनाया था? नहीं, 16 को तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया था। तो विश्व शौचालय दिवस होता है 19 नवंबर, 19 नवंबर। 16 को होता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर, ये यूपीएसआई में पूछा गया। एक और ध्यान रखना है तुम्हें, विश्व मधुमेह दिवस, ऐसे ही इंपोर्टेंट दिवस कर लेंगे, मधुमेह दिवस। और इसी दिन मनाया था बाल दिवस, तो बाल दिवस से तुम्हें याद भी आ गया होगा 14 नवंबर। तो लगभग नवंबर माह के हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसका जो वो सी वाला आंसर गलत होगा। कौन सा? सी वाला। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और मिजोरम दोनों के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम, उत्तराखंड, असम, नागालैंड। तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 2 देशों के साथ बाउंड्री बनाते। पूछा जाता है भारत के कितने राज्य हैं 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं, और भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश करके ऑब्लिक करके पूछता है राज्य किन साथ? 4 है। अब देखो मिजोरम
3 वाली ध्यान रखें, मिजोरम, इसका आंसर ही होगा पहली बात, इसका आंसर मिजोरम। बांग्लादेश और मिजोरम नहीं है बल्कि ये म्यांमार होगा यहाँ पर, तो ये टाइपिंग एरर है भाई, तो यहाँ पर ये होगा मिजोरम नहीं होगा बल्कि म्यांमार है, हैं? तो ये उत्तराखंड किससे करता है, देखो उत्तराखंड चीन से करता है और नेपाल से। असम किससे करता है, भूटान और बांग्लादेश से। तो 3 राज्य कितने देशों के साथ कर रहे हैं, देखो एक राज्य हो गया म्यांमार बांग्लादेश से, दूसरा हो गया उत्तराखंड चीन और नेपाल से, तीसरा हो गया हमारा भूटान और बांग्लादेश। फिर 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 4 हैं, केंद्र शासित प्रदेश और ऑब्लिक करके पूछा जाता है, तो इसका मतलब दोनों पूछ रहा है, तो ये ऐसे हैं 4 है। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे, एक तो तुमने पढ़ा होगा लद्दाख, लद्दाख किससे करता है, देखो एक तो पाक से करता है, एएफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान और चाइना से करता है। फिर आ गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल देखो उत्तर में करेगा नेपाल भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश से करेगा, है बांग्लादेश से करता है। फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तो चीन है, पूरब में म्यांमार है और पश्चिम में कौन है, भूटान। तो ये दूसरा राज्य हो गया पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश। फिर ये ध्यान रखना ये पश्चिम बंगाल होगा अरुणाचल प्रदेश और एक हो गया सिक्किम। अब सिक्किम के उत्तर में चीन है, पूरब में इधर की साइड भूटान है और पश्चिम में कौन है, नेपाल। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। 3 राज्य जो है भारत के वो 2 देशों के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, इनका हम ध्यान रखेंगे बढ़िया से। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया, पीछे के लिए क्लास में पढ़ाया, तो भारत को कितने 2 3 4 5 2 3 4 5, जिसमें सबसे खतरनाक जोन कौन सा है, 5वां। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन। आगे चलेंगे क्वेश्चन अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प बोला था, भारतीय क्रांति की जननी भीकाजी कामा, बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी जौहरा सहगल, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसिफ अली, जिनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है, कर्नाटक संगीत की रानी गुलाबो सपेरा। तो इसमें क्या बोलेंगे, कर्नाटक संगीत की रानी गुलाबो सपेरा नहीं है बल्कि कौन है यहाँ पर, MS सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है, MS सुब्बुलक्ष्मी। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य की रानी, सब पढ़ा था ये पीछे क्लास में, कालबेलिया की रानी, कालबेलिया नृत्य की रानी। तो इसमें डी वाला आंसर हमारा गलत है। तो आज ज्यादा रिवीजन वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा के लोक नृत्यों का समूह है, ढालो और धनगर, टिटोडो और आलेनी हालेनी, फुगड़ी और घोड़े मोदनी, दशावतार और देखनी। अब देखो दशावतार और देखनी, दशावतार और देखनी तुमने देखा गोवा का भी है, दशावतार महाराष्ट्र का। अब देखो यहाँ पर दे रखा गोवा का नृत्य नहीं है, अगर ये ऐसे पूछा जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, लेकिन ये गोवा में भी होता है देखनी और महाराष्ट्र में भी होता है। तो यहाँ पर पूछा मेनली गोवा में नहीं है, तो दशावतार और देखनी, तो एलिमिनेट करके आंसर देना है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है। गोवा के और ध्यान रख रहे हैं, जागीर है भैया, धनगर नृत्य है गोवा के, फुगड़ी डांस भी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने सार्वजनिक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने के घुसने पर गोली खाई। यह घटना किस स्थान के, सोनितपुर, मिदनापुर, कोरापुर या गोपुर। मैंने बताया था ये असम की एक स्वतंत्रता सेनानी है, मतलब किस राज्य से बिलोंग करती है ये ध्यान, और असम से, और किस आंदोलन में शहीद हुई थी,
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई थी, और जगह का नाम है गोहपुर। गोहपुर कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर? असम में। तो इनकी फोटो लगी हुई है और इनकी प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है, लगी हुई है, देखो यहाँ पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम है, बताइए। अब देखो ये पूछा गया है, देखो भारतीय प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होगी भाई। अब देखो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, बंधुता। तो ये पूछा गया सबसे पहले। देखो न्याय 3 प्रकार के हैं। न्याय 3 प्रकार, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की। तो यही वाला सीक्वेंस हो गया, पहले न्याय की बात की, स्वतंत्रता, समता, फिर बंधुत्व, भाईचारे की बात की गई है। तो ये इनका सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है भैया, ध्यान रखना। गीत सेठी और पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर इनका संबंध है, पंकज आडवाणी और पढ़े हैं पीछे क्लास में, बिलियर्ड्स। हॉकी से ध्यान रखना, सुशीला चानू, सबिता पूनिया का संबंध हॉकी से। रूपिंदर सिंह का संबंध भी हॉकी से। रूपिंदर सिंह का। वंदना कटारिया, कृष्ण बहादुर पाठक का संबंध किससे? ये चर्चित खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक। वंदना कटारिया ये टीम का हिस्सा थी ओलंपिक 2020 में। वंदना कटारिया। तो हॉकी में सुशील चानू, सविता पूनिया, रूपिंदर सिंह, कृष्ण बहादुर, वंदना कटारिया। और इसमें शतरंज में हर्षित राजा का ध्यान रखना भी। हर्षित राजा का। सुश्री आर वैशाली का नाम ध्यान रखना है, वैशाली। पिछली क्लास में हमने बैडमिंटन वाले बहुत पढ़े थे। अब देखो 2-3 नाम और बताएंगे थे। बैडमिंटन, ज्वाला गुट्टा का नाम ध्यान रखेंगे। प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद। इनके नाम पे हैदराबाद में एकेडमी में, जहां पर बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, पुलेला गोपीचंद, इनके नाम पर हैदराबाद में एकेडमी स्थापित की गई। कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से क्या बोलेंगे? सुहास यतिराज का संबंध बैडमिंटन से। मनोज सरकार का संबंध भी बैडमिंटन से। तो पिछली क्लास में बहुत सारे हमने नाम थे। देखो यहाँ पर प्रकाश पादुकोण, बोलेरा, मनोज, सब ये सब ध्यान रखने हैं। और देखो यहाँ पर हॉकी में एक बहुत बड़ा नाम है भाई, इसका ध्यान रखना, PR श्रीजेश का नाम ध्यान रखना। ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इनका नाम ध्यान रखना। तो इसका बिलियर्ड्स से हैं, ये ध्यान रखना। सारे बैडमिंटन के खिलाड़ी लगभग हमने कवर कर लिए हैं। भारत का पहला कागज रहित बजट 2021 में संसद में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1968 के बजट को जन केंद्रित बजट कहा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आम बजट के साथ रेलवे बजट का विलय 2017 में हुआ। वर्ष 2015 में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। बजट शब्द की उत्पत्ति बॉगेट शब्द से हुई है। बॉगेट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये अपने आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये वाला गलत है, जब अलग जो पेश किए गए लास्ट बार वो 2016 में पेश किए गए, 2016 में अलग प्रस्तुत किया, लेकिन 2017 में इन्हें मिला दिया गया। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। पूछा जाता है वायसराय का नाम, तो लॉर्ड कैनिंग इस समय वायसराय थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें तुम्हारा क्वेश्चन ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले एग्जाम में अभी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गंगोत्री के उत्तर में स्थित है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? पंगसन दर्रा की बात करें तो क्या बोलेंगे? पंगसन देखो भैया, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। रोहतांग, ये पंगसन कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग हमने पढ़ा था, ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब रोहतांग जो जोड़ता है कुल्लू घाटी को किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति घाटी। पूछा जाता है कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से कौन सा जोड़ रहा है? रोहतांग दर्रा जोड़ रहा है। रोहतांग दर्रा एचपी में, इससे कौन सी नदी निकलती है? हमारी रावी नदी। जोजिला दर्रा कौन सी श्रेणी है? जा से जोजिला और जा से जास्कर श्रेणी याद कर लेंगे हैं। किसे कनेक्ट करता है? श्रीनगर टू लेह को, श्रीनगर टू लेह को जोड़ता है। अब इसमें कौन सा है? मुलिंगला पास है। तो उत्तराखंड में कहाँ पर? मुलिंगला पास उत्तराखंड। फिर सिनला पास एक और है पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में सिनला पास उत्तराखंड के। देखो और एक और बाकी हमने पढ़े थे बहुत सारे, सिनला दर्रा, माना नीति, किंगरी बिंगरी, ये सब पढ़े थे। लिपुलेख, दारमा घाटी और ब्यास घाटी को जोड़ता है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, जिसे भारत का छोटा कश्मीर का है। दारमा घाटी को ब्यास घाटी से जोड़ता है। ये कौन सा? सिनला पास। ये उत्तराखंड का एक और हमने कर दिया। एक मुलिंगला है, नीति, माना, किंगरी बिंगरी, और ये सब कहाँ के? गंगोत्री के उत्तर में है। उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार बताएंगे। आज की क्लास मतलब जो एक तरीके से तुम्हारे पीछे जो 4 सेट हुए हैं, मतलब उनका एक तरीके से रिवीजन था। कुछ यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिले होंगे। तो एक तरीके से ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पीछे के जो 4 सेट हैं उनका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, मतलब एक आध सेट और लेंगे मतलब रिवीजन के तौर पर। फिर नई जो क्लास है वो नई वीडियो मिलेगी, मतलब नए क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे ही लगातार हम सीरीज को चलाते रहेंगे। अब जीडी के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम जो सीरीज है वो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए शुरू कर देंगे। और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए हम जल्द ही स्टैटिक जीके की एक थ्योरी क्लास लेकर आने वाले हैं। और वो क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें और उसके नोट्स भी बनाएं। और वो क्लास होगी, उसके बाद देखना तुम्हें कितना अच्छा कंफर्टेबल महसूस होगा कि वाकई में स्टैटिक जीके की क्लास ऐसे पढ़ाई जाती है। तो काफ़ी आज के टाइम में जो भी एग्ज़ाम है उनमें स्टैटिक जीके का काफ़ी अहम रोल है। तो इसके लिए हम क्लास जल्द ही शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम एसएससी जीडी की तैयारी को लेकर काफ़ी व्यस्त हैं। जैसे ही एसएससी जीडी के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, मतलब ख़त्म नहीं बल्कि पहले ही दिल्ली पुलिस 2025 के लिए हम जो है अक्टूबर नवंबर में शायद तुम्हारा एग्ज़ाम होगा और काफ़ी टाइम होगा हमारा। अच्छे से स्टैटिक जीके को एक बार कवर कर लेंगे। ऐसे ही तैयारी करते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें और लाइक भी करें
और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।